Today we will start a topic related to biology, that is respiratory system. Respiratory system यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि उसके क्या क्या अनुरूप हैं, उसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं और उसकी क्या क्या उसके अंदर जो प्रकार होते हैं उसके वो कौन कौन से होते हैं। ये सभी एग्जाम में आते हैं, खासकर मेंस में तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन क्या होता है। श्वसन मतलब होता है कि हम जो भोजन पदार्थ को लेते हैं उसके थ्रू हमको एनर्जी को लेना और पूरे बॉडी में क्या करना, फैलाना। तो ये काम है रेस्पिरेशन का। लेकिन अगर इसका डेफिनेशन क्या है तो द exchange of gases from inhalation and exhalation, यानी कि इनहेल यानी कि सांस लेना और छोड़ने में जो गैसों का एक्सचेंज होता है या फिर आदान प्रदान होता है, और उससे हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम विच एनर्जी फ्रॉम फूड ट्रांसफर्ड थ्रू ब्लड, रक्त द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, प्रदान होता है, पूरे बॉडी में वो जाता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन की कहानी है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है। तभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसके बारे में देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। चलिए, इसके अंदर जो पार्ट की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है, यानी हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करें, श्वसन को डिफाइन करें तो श्वसन होते हैं 3 प्रकार के। पहला जो होता है उसे कहते हैं हम बाह्य श्वसन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, बाह्य श्वसन, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा की बात करें तो दूसरा होता है बाह्य, एक हो गया आपका अंतःश्वसन, जिसे कहते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। और तीसरा की बात करें उसे हम कहते हैं जो कोशिकाओं में होता है, जिसे एनर्जी मिलती है हमको, उसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य श्वसन, अंतःश्वसन और कोशिकीय श्वसन। एक्सटर्नल में क्या होता है, यहां पर केवल सांस लेना और छोड़ना, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसमें कुछ गैसों को हम लेते हैं और फिर गैसों को छोड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन कौन से गैसेस को लेते हैं उसको देख लीजिए। तो हम लोग नाइट्रोजन को, तो यहां देख लेते हैं हम इन आउट, हम लोग नाइट्रोजन को लेते हैं 78%, और वापस जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78% चला जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन। उसके बाद आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.3%, और जब छोड़ते हैं तो हम बाहर छोड़ते हैं 4%। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं 21%, और जब छोड़ते हैं तो कितना परसेंट आउट होता है, 16%। तो ऑक्सीजन यूज होता है, बाकी अन्य गैस लेते हैं। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हुआ, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। ये दोनों कंडीशन में याद रखिएगा कि जनरली 2-3 गैसें हैं जो अपने आप अंदर में यूज होते हैं, बाकी नहीं होते। तो यहां अभी बात करें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, तो ये हो गया, इसे कहते हैं हम बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन में आएंगे तो यहाँ अंतःश्वसन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले अंतःश्वसन में ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाता है हेमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाता है हेमोग्लोबिन के साथ और बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन।
ठीक है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में कंबाइंड हो जाता है, ठीक है। और वो होता है कुछ ही ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज टूटता है तो भी निकलता है, इसलिए परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाता है कार्बिनो हेमोग्लोबिन, या कार्बिन अमीन बनता है, कार्बिन, तो कार्बिनो हेमोग्लोबिन। और थर्ड एक जो सबसे खतरनाक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, क्योंकि ये हमारे ब्लड में घुलता है तो फिर हमारा इन्फेक्शन होता है और साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होती है और डेथ भी हो सकता है। तो ये सबसे खतरनाक है। तो अगर पता करें कि इसके अंदर कितना क्षमता है क्या करने का, इसको एब्जॉर्ब करने का, तो उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर कितना होता है, तो अगर रेशियो देखें तो ऑक्सीजन अगर 1% घुलने की क्षमता रखता है तो 20% कौन रखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और 200 गुना क्षमता रखता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि सबसे खतरनाक है, इसको ब्लड आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कारण से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके कारण हमको क्या होता है, अस्थमा, ये सब बीमारी होने लगती है। जिसके हो सकता है, जैसे आप बताया जाता है कि अगर एक कोयले का या लकड़ी का को जला दिया जाए और एक रूम में बंद कर दिया जाए, तो वो रूम में बंद करने के कारण आप देख सकते हैं कि क्या होगा, कि अपने आप आपकी सुबह उठते ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कारण है कि ब्लड में पूरा क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी, क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो इसे हम कहते हैं अंतःशोषण। अब आ जाते हैं हम लोग कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण जो कोशिकाओं में होता है, सेल्स में होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सी शोषण और दूसरा होता है अनॉक्सी या फिर गैर ऑक्सी शोषण। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, आप इसको ये कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ऑक्सी और गैर ऑक्सी शोषण, इसके बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी में हम लोग को घूमना है। शोषण में यही इंपॉर्टेंट होता है कि वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है दो प्रकार। एक होता है ऑक्सी, जैसा अभी देखे थे, इसको हम लोग एरोबिक बोलते हैं, और एक होता है गैर ऑक्सी, एनारोबिक। चलिए, यहां आने के पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं, सांस हम लेते कैसे और कैसे काम करता है। तो अगर इस डायग्राम को आप देखें तो यहां पर ये नोज है, और ये जो पाइप दिखता है जिसमें जो दो छिद्र होते हैं, इसे हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, या फिर इसे कहा जाता है नाक गुहा। ठीक है, ये माउथ है, माउथ से भी सांस ले सकते हैं। इसके अंदर इसे कहते हैं हम नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। और इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको बाल दिखते हैं फिल्टर करने के लिए, इस बाल को कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स। ठीक, क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, और उसके बाद ये पाइप आकर दो भागों में बढ़ती है। जहां से ये दो भाग में बढ़ती है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्राइनेक्स। ठीक है, ये फ्राइनेक्स से फिर दो भाग में बढ़ जाती है,
दो भाग में बंटने के बाद एक भाग चला जाता है जो लंग्स में जाता है, और एक भाग है वो चला जाता है हमारा स्टोमक। इस पाइप को कहते हैं हम लोग एसोफेगस या फिर पाचन नली। ये डाइजेशन का पार्ट हुआ, और ये पार्ट को कहते हैं हम लोग ट्रैकिया, श्वसन नली। श्वसन नली और इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के टाइम खाना भी उसी पार्ट से जाना है और श्वास को भी उसी पार्ट से जाना है, तो उसके बीच में एक तरह का कवर लगा रहता है जो लैरिंक्स के पास लगा रहता है। तो लैरिंक्स के पास जो कवर लगा रहता है इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जैसे ही आप खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, बंद हो जाता है, और उसके बाद खाना किधर चला गया, स्टोमक में। अगर ये खाना इधर आ गया तो क्या होगा, तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा एयर भी आ जाता है तो आपको हिचकी आने लगती है, या फिर आपको छींक आने लगता है, तो या फिर आपको अगर बहुत ज्यादा होगा तो पेट में बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा। तो ये जो एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डाइवर्ट करता है किसको, लंग्स को और स्टोमक को। यानी खाना आप क्या, इसीलिए क्या होता है जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब खाना खाएं और सांस लें दोनों अगर एक साथ करें तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी आदमी क्या काम करता है, जो रेगुलर करने का उसको आदत होता है वही करता है। तो इसका रेगुलर हम दिन भर खाना नहीं खाते, हम दिन भर क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये क्या करेगा, उस समय ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन होता है उसी समय अगर आप खाना खाएं, जल्दी जल्दी जब आप खाना खाते हैं तो उस समय आपको क्या आने लगता है, हिचकी आने लगता है, हिचकप आने लगता है, यही रीजन है। और या फिर आपको बहुत तेज छींक आएगा, नाक में चला जाएगा वो खाना, ठीक है, जैसे आप मिर्ची वगैरह खाते होंगे तो नाक में चला जाता है, तो ये जल्दी जल्दी खाने का नतीजा है। तो एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग इस पार्ट को नहीं देख रहे हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, हम लोग पार्ट में बात कर रहे हैं किसकी, लंग्स की। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये अब यहां पर आया, एक पार्ट हुआ किसका, नोज का, एक पार्ट हुआ मुंह से। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं तो नाक से क्यों लेते हैं, तो इसका कारण है कि नाक में होते हैं नॉस्ट्रिल्स, जो बाल होते हैं ये फिल्टर कर देते हैं, लेकिन ये सुविधा आपको क्या है, मुंह से नहीं। इसलिए जब बहुत पॉल्यूशन वाली जगह पे हम जाते हैं और गलती से मुंह से सांस लेते हैं तुरंत छींक आती है, कारण यही है कि वहां पर वो फिल्टर नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग को किससे सांस लेना चाहिए, जनरली नाक से ही लेना चाहिए, मुंह से नहीं सांस लेना चाहिए, ठीक है, वो काफी नुकसान करता है। तो ये सांस लिए यहां पर, और यहां पर लैरिंक्स, और यहां पर दो लंग्स, जिस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं ब्रोंकी, ठीक है। और ये दो पाइप हैं, जिस पाइप से एयर आता है इसे कहा जाता है ट्रैकिया, ठीक है, श्वसन नली। अब ये जो हमारा लंग्स है, ये फेफड़ा जो है, इस फेफड़े के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होती है, जो इसको बाहर के एसिड्स वगैरह से बचाता है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम प्लूवेरा मेम्ब्रेन, या फिर इसको कहा जाता है हिंदी में फुफ्फुस झिल्ली, ठीक है। और उसके बाद इस लंग्स के अंदर कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स दिख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं एलिवियोली। क्या बोलते हैं, एलिवियोली। ये एलिवियोली का काम क्या है, फुफ्फुस भी कहा जाता है। एलिवियोली का काम क्या है, एलिवियोली क्या करता है, ये जो इंटरनल श्वसन, जो हमने अंतर श्वसन की बात की तो उसमें क्या था, ऑक्सीजन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ब्लड में डिसॉल्व होते थे। डिसॉल्व करने का काम कौन करता है, ये काम करता है कौन, एलिवियोली। एलिवियोली क्या करता है, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ब्लड में मिक्स करता है, और उसके बाद इसके थ्रू ब्लड कहां जाता है, हार्ट में। हार्ट वाला चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, आप उसका लेक्चर देख सकते हैं। हार्ट में जाता है, हार्ट का काम है पूरे बॉडी में उसको क्या करना, पंप करना। तो ये काम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिवियोली का काम क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द ब्लड, इट एब्जॉर्ब्स गैसेस टू ब्लड्स, गैसेस टू ब्लड्स, यानी कि रक्त में जो गैसेस होते हैं उनका क्या करता है, वो मिक्सिंग करता है, ठीक है। तो ये कहानी हुई, ये प्रोसेस हुआ। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं,
तो हमारा जैसे जब बहुत तेजी से अगर सांस लेते हैं तो ये जो लंग्स है वो क्या होता है, सिकुड़ेगा बंद होगा, सिकुड़ेगा बंद होगा। इसलिए हम लोग जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम लोग जब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इससे पंप आसानी से हो जाता है। ठीक है, जैसे आपकी कोरोना का देखेंगे आप तो बोला कई जगह एक स्टडी आई कि आप अगर इतना मिनट तक आप सांस रोक लिए तो आपको नहीं है ऐसा, यानी कि जब हमारे अंदर कोई भी वायरस आ जाता है, वायरस आने के कारण क्या होता है, ये जो लंग्स है ये प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो लो होने के कारण क्या होता है, जब अगर आप सांस रोक रहे हैं, रोकने तक ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबल होने की क्षमता होनी चाहिए इसके अंदर, लेकिन तुरंत छोड़ दे यानी कि प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। तो 1 मिनट तक अगर आप सांस रोकते हैं तो कहा जाता है लॉजिकली कि हाँ 1 मिनट तक सांस रोक पा रहे हैं, या फिर उससे कम 40, कुछ लोग 40 सेकंड तक, कुछ 50 सेकंड तक सांस रोकते हैं, तो लगभग उनको रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सुने होंगे शंख जो बजा देता है उसके अंदर रेस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, ये जो सिकुड़न और फैलना ये दोनों जो होता है आसानी से होता है, उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये सब करने के कारण क्या होता है कि लंग्स में जो सिकुड़ना और छोड़ना, सिकुड़ना चिकुड़ना, अगर ये प्रॉपर हो रहा है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। और रेस्पिरेशन रिलेटेड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी में इम्यून सिस्टम होता है। जब इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो हमारी बॉडी अच्छा से एंटीबॉडी जनरेट करती है, और एंटीबॉडी का काम होता है कि जितने भी अलग तरह के वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, इन सब को क्या करेगा वो, और आने से रोकेगा या फिर उसको नष्ट करेगा, बॉडी में उनको क्या कर सकता है, नष्ट करेगा। यही एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए आज के डेट में आप लोग सुने होंगे जो आता है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी ब्लड का चैप्टर देख सकते हैं उसमें है, तो ब्लड का 55% वो प्लाज्मा होता है, ठीक है, और रेस्ट आपका सेलुलर पार्ट होता है, कोशिकीय भाग होता है। तो प्लाज्मा का काम है क्या, एंटीबॉडी जनरेट करना। तो जब प्लाज्मा किसी के अंदर डेवलप होता है, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप उससे ठीक हो जा रहे हो, तो आपके अंदर उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी जनरेट बॉडी कर रहा है। जब बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करता है तो अपने आप क्या होगा कि अगर उस एंटीबॉडी को, उस प्लाज्मा को अगर हम किसी को देते हैं तो उसके अंदर भी रोग क्षमता, रोग से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, पर्टिकुलरली उस वायरस से जिससे वो ठीक हुआ है, उस प्लाज्मा से क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक थेरेपी चालू किया गया है। लगभग आपको 500 मिलीलीटर क्या करते हैं, ब्लड का क्या होता है, डोनेट करते हैं, वो जिसको ऑलरेडी वो कोरोना था और उससे वो ठीक होके क्या हो गया, बाहर निकल चुका है, यानी उसके अंदर क्या जनरेट हो चुका है, एंटीबॉडी जनरेट हो चुका है। ठीक है, कुछ लोग अपने आप ही, जैसे आप केस स्टडी देखे होंगे 85% लोगों को अपने आप वो ठीक हो जाते हैं कोरोना से, यानी कि उनके अंदर बॉडी में वो प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जिनका खान पान अच्छा होता है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, जो योगा वगैरह करते रहते हैं, तो इस तरह से उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कहानी थी कि सांस प्रोसेस कैसे होता है और फिर उसके बाद लंग से कैसे कहा जाता है हार्ट में। तो ये प्रोसेस हार्ट वाला चैप्टर में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में देख चुके हैं। आप वीडियोस पे जब चैनल में जाएंगे तो वहां पे आपको वो दिख जाएगा। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास किसका, रेस्पिरेशन का, कि ऐसे प्रोसेस होता है। अब आते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी अंदर में जो सेल्स में हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, यानी जो लिवरी में हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एक होता है ऑक्सी और एक गैर ऑक्सी। चलिए इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे इसमें प्लूवेरा झिल्ली था, हार्ट में कौन सा झिल्ली होता है, तो हार्ट में होता है पाराकार्डियल झिल्ली, पाराकार्डियल मेंबर हार्ट में होता है, इसमें होता है हार्ट में क्या होता है, पाराकार्डियल। अगर बात करें किसकी, स्टोमक में जो अंदर में झिल्ली होता है उसको बोलते हैं म्यूकस। अरे प्लूवेरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। चलिए गैर ऑक्सी में आते हैं। गैर ऑक्सी नाम में लिख रहा है ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन जो श्वसन क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं, गैर ऑक्सी, विदाउट ऑक्सीजन। अब विदाउट ऑक्सीजन के अंदर भी दो पार्ट होता है, तो वह श्वसन प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के बिना प्रक्रिया पूर्ण हो, उस श्वसन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैर ऑक्सी प्रक्रिया। तो गैर ऑक्सी में हम लोग दो कंडीशन लेते हैं, एक जीरो ऑक्सीजन, जीरो ऑक्सीजन यानी कि निम्न, बिल्कुल नहीं, कोई भी ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल भी नहीं मिले, और एक होता है लिटिल ऑक्सीजन यानी कि कम ऑक्सीजन। कब होता है और कम ऑक्सीजन उसको हम बताएंगे, अभी देखेंगे। तो जब बॉडी में असली मकसद क्या था, बताए थे कि ग्लूकोज जब खाना टूटता है या ग्लूकोज टूटता है तो उससे एनर्जी को क्या करता है, पूरे बॉडी में लेके जाता है। तो जीरो ऑक्सीजन में क्या होता है, जब ये ग्लूकोज टूटता है
ये जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज टूटकर इथेनॉल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? इथेनॉल। दो मॉलिक्यूल इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये कब है? जब जीरो ऑक्सीजन होगा तो उसमें किसका निर्माण करता है? इथेनॉल। यहां पर किण्वन विधि होती है। किण्वन विधि, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। ठीक है, जब जीरो ऑक्सीजन होगा तो किसका निर्माण करेगा? इथेनॉल। जब आएगा लिटिल ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन, ये कब कब होता है? जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कहीं पहाड़ पे चढ़ते हैं, हाइट पर जाते हैं जहां पर, या फिर बहुत डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, तो उस डेप्थ में ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तो या तो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन कम हो तो, या फिर जब हम नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हैं उस समय भी बॉडी जब ज्यादा तेजी से लेते हैं उस समय ऑक्सीजन उतना नहीं जाता है। ये ऑक्सीजन इतना भी अच्छा नहीं है। ऑक्सीजन हमारे सांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये ज्यादा आए तो जैसे ऑक्सीजन के कारण जंग लगना, ऑक्सीडेशन होता है, शरीर में भी ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत बॉडी का पार्ट खराब होता है, लीवर वगैरह सब खराब होता है। इसलिए हम लोग को अलग से एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है दवा के रूप में। ठीक है, तो ये लिटिल ऑक्सीजन में क्या होता है? तो ये कब होगा? जब आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो लिटिल ऑक्सीजन जब होता है उस समय जो ये ग्लूकोज होता है वो लिटिल ऑक्सीजन यानी डेलो में वो टूटता है, बनाता है टू मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड क्या होता है? CH3CHOCOH। ठीक है, कौन सी एसिड? 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। साथ में इसमें 4 ATP एनर्जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 4 ATP एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी का फॉर्म है, उस फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेस कहां कंप्लीट होता है? ये कंप्लीट होता कहां है? तो ये पायरुविक एसिड कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होता है सेल में। कहां पर? तो उसको देखते हैं। तो सेल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कोशिका के बारे में। जैसे ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा कोशिका, ये होते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर एक और होता है न्यूक्लियोलस, या फिर इसको बोलते हैं हम केंद्रिका। और इसके अंदर ये ऊपर वाला पार्ट है, पूरा पार्ट, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है यहां पर, और एक लिक्विड हो गया अंदर, तो इन पूरे को कहते हैं हम लोग, लिक्विड को, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो, एक यहां पर तो सेल के अंदर है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव, साइटोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव, और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका द्रव। तो ये साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो दिख रहा है पार्ट, तो ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में पायरुविक एसिड जब टूटता है, पायरुविक एसिड तो इंस्टेंट प्रोसेस है, ये हुआ, इसके बाद का प्रोसेस को समझना है। तो पायरुविक एसिड के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। और उस साइकिल का नाम है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस चक्र। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोलिसिस चक्र। ठीक है, अब इस ग्लाइकोलिसिस चक्र कहां पूरा होता है? तो ये पूरा होता है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और इस प्रोसेस में कंप्लीट होने में 2
2 एटीपी एनर्जी यूज हो जाता है। बचा कितना 2 एटीपी। साथ में ये फॉर्म करता है एक एसिड जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। इसका निर्माण करता है लैक्टिक एसिड का, और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जम जाता है। तो जब भी ऑक्सीजन कम होता है तो पैर, हाथ, उंगलियां ये सब पेन होने लगता है। क्यों? क्या फॉर्म होता है उसमें? लैक्टिक एसिड। तो ये दूध में भी पाया जाता है वैसे लैक्टिक एसिड। तो 2 एटीपी एनर्जी लॉस हो गया, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में क्या निकला? 2 पायरुविक एसिड और साथ में कितना एनर्जी? 2 एटीपी एनर्जी। यानी कि गैर ऑक्सी श्वसन में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है पायरुविक एसिड का, कंप्लीट वो नहीं टूटता है। आप देखे होंगे वो किसमें बनता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देता है। यानी कि इसके बारे में जो पॉइंट्स है कि इसमें कंप्लीट ब्रेक नहीं होता है ग्लूकोज, ठीक है, यानी कंप्लीट यहां पर ब्रेक नहीं होता है ग्लूकोज। दूसरा, इससे कितनी एनर्जी निकलती है? 2 एटीपी एनर्जी निकलती है। 2 मॉलिक्यूल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट निकलता है, और इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? गैर ऑक्सी श्वसन, ठीक है। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड प्लस दूसरा क्या निकला? लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये इसका एंड प्रोडक्ट है। तो ये गैर ऑक्सी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्सी श्वसन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब आते हैं ऑक्सी श्वसन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना किसकी मौजूदगी में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑर्डिनरी काम करते हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मौजूद रहेगा उस समय क्या होता है? जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसको बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस इससे क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। कितना एनर्जी निकलता है? कितना एनर्जी निकलता है? अभी हम देखते हैं इसमें क्या निकला? एटीपी एनर्जी। क्या निकला? ठीक है। अब देखिए जब ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, इसमें इसकी मौजूदगी में ऑक्सीजन के, तो किसमें बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पर कंप्लीट क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि पूरा यहाँ पर डिसोसिएशन हो गया ग्लूकोज का। अब इससे एनर्जी क्या निकलता है, कैसे निकलता है? तो पहला प्रोसेस तो पायरुविक एसिड तक तो पहुंचेंगे यहाँ, उसके बाद जो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या निकलता है? तो उसमें आप देखेंगे उसमें जो एनर्जी निकलता है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है एक साइकिल के थ्रू जिसका नाम है कार्बन साइकिल। क्या नाम है? कार्बन साइकिल द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। कहां होता है? तो मैं बताया था कि पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि टोटल देखेंगे तो किसमें आया? ये एनर्जी कहां निकल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कितना एनर्जी निकलेगा उसको समझिए। तो कितना एनर्जी निकला था पहले? 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 एटीपी। यहां एटीपी एनर्जी की बात करें, 2 पायरुविक एसिड टूटकर अगर एक पायरुविक टूटता है तो 18 एटीपी एनर्जी निकालता है। कितना निकलता है? 18 एटीपी। यहां कितना निकला? 2, तो कितना हो गया? 2 into 18 एटीपी और प्लस 2 एटीपी। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? 38 एटीपी।
ठीक है, यानी कि कार्बन साइकिल कहां कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड था जो टूट नहीं रहा था वहां लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, यहां पर वो टूट कर एनर्जी फॉर्म करता है। एक पायरुविक एसिड तोड़कर कितना एनर्जी निकालता है? 18 एटीपी। तो 2 पे कितना हुआ? 2 into 18 एटीपी। और पहले से 2 एटीपी एनर्जी हमारा निकला हुआ था पायरुविक एसिड जब बना था, तो उस केस में क्या होता है, टोटल 38 एटीपी एनर्जी निकलता है। और जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, वो कितना? 38 एटीपी। और ये जो एनर्जी फॉर्म होता है वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? ऑक्सीश्वसन। टोटल एनर्जी कितना? 38 एटीपी। असली ब्रेकडाउन अब यह पूर्ण रूप से टूट के किसमें पहुंच गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और बाद में क्या आ गया हमारे पास? क्या निकला? एटीपी एनर्जी। और कितना एनर्जी निकला? और ये 38 एटीपी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया क्या? ऑक्सीश्वसन का। ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि ऑक्सीश्वसन क्या होता है और ये गैर ऑक्सीश्वसन क्या होता है। ये सारा जो प्रोसेस है ब्लड में घुलने वाला, इंटरनल श्वसन को कौन करता है? ये प्रोसेस सारे कितने होते हैं? कोशिका में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? गैर ऑक्सी। और ऑक्सी कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या आते हैं इससे। क्वेश्चंस देखते हैं, उसको सॉल्व भी करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला तो सिंपल क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं, सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 4 मार्क्स। दूसरा एनारोबिक से क्या कहते हैं? 4 मार्क्स। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सी एंड नॉन ऑक्सी, या फिर एरोबिक एंड एनारोबिक। चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस। तो देख लेते हैं एरोबिक और दूसरा क्या है? एनारोबिक। सबसे पहला ऑक्सीजन का प्रेजेंस देखिए। तो यहां पे ऑक्सीजन क्या होता है? प्रेजेंस होता है। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? नहीं भी होता और लिटिल। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट। तो इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? इसमें प्रोडक्ट एरोबिक में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो एरोबिक में प्रोडक्ट फॉर्म होता है कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? वाटर। और यहां पर भी क्या फॉर्म होगा? पायरुविक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, बाद में किसमें टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? पायरुविक एसिड और क्या? लैक्टिक एसिड। अगर तीसरी बात करें एनर्जी की, ऊर्जा की, इसमें टोटल एनर्जी कितना आता है? 38 एटीपी। ये ऑक्सी है, ये गैर ऑक्सी है। 38 एटीपी। और एनारोबिक में आता है कितना? 2 एटीपी। दूसरा डिसोसिएशन की बात करें या विखंडन की बात करें, यहां ग्लूकोज कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से डिसोसिएटेड, यानी ग्लूकोज पूर्ण रूप से विघटित होता है। यहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। यहां पर कौन सा चक्र होता है? चक्र देखेंगे, यहां पर दोनों होता है, गैल्वेनिक ग्लाइकोलिसिस प्लस कैल्विन्स है। ग्लाइकोलिसिस तक तो सारे प्रोसेस होंगे, यहां पर केवल क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है? आप जान गए होंगे, एक पॉइंट और लिख सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस जनरली सेल के किस भाग में होता है? कैल्विन साइकिल ये होता है हमारे कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां ये कहां होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म।
यानी कि कोशिका द्रव्य। ये डिफरेंस हो गया किसके बीच में, एरोबिक और एनारोबिक में, ठीक है। तो ये कहानी हो गई किसकी, रेस्पिरेशन की, श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र से कई क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, मेंस के में भी आएगा, तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं मेंस में आसानी से। ये जो पैरामीटर्स है इसको लिखना है, इस पैरामीटर्स को लिखकर ही आप यूनिक आंसर लिख पाएंगे। पैरामीटर्स लिखिए, उसके बाद में ये दोनों डिफरेंस आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो ये कहानी आया किसकी, रेस्पिरेशन की, कोशिका श्वसन। तो श्वसन में इतना ही रहता है, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, और इसके रिलेटेड नोट्स आप मेल अपना भेजें, इसके रिलेटेड जो नोट्स होगा हिंदी या इंग्लिश में आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर है। तो ये कहानी रही थी किसकी, श्वसन तंत्र की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए, थैंक यू।